बीजेपी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में धमाकेदार एंट्री की है। सीएम योगी ने पटना के दानापुर और सहरसा में 2 रैलियां की। इस दौरान सीएम योगी ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार एनडीए के शासन में विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिहार की एक विकास को बाधित करने के लिए कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दलों ने एक नई शरारत शुरू की है। यह विकास बनाम बुरके की शरारत है। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर भी महागठबंधन को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग हमेशा सवाल करते थे कि क्या राम मंदिर बनेगा। हमने हमेशा कहा कि यह निश्चित रूप से बनेगा और अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ ने मैदान संभाल लिया है। सीएम योगी ने पटना के दानापुर और सहरसा में 2 रैलियां की। इस दौरान सीएम योगी ने हुंकार भरते हुए घुसपैठ और वोटिंग में बुर्के पर सियासत कर रही आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि एनडीए के शासन में बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिहार की विकास को रोकने के लिए कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दलों ने एक नई शरारत शुरू की है। ये विकास बनाम बुर्के की शरारत है। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। सीएम योगी ने आरजेडी पर चुन चुनकर वार किया। सीएम योगी ने कहा कि आरजेडी ने सिर्फ अपने परिवार के विकास के लिए काम किया, बिहार के लिए नहीं, जबकि एनडीए देश के लिए काम करता है। जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर भी महागठबंधन को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग हमेशा सवाल करते थे कि क्या राम मंदिर बनेगा, और अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार ये केवल राम और मां जानकी के मिलन की ही भूमि नहीं है, यह हम सब की एक साझी विरासत, साझी संस्कृति, आस्था और साझे भविष्य का प्रतीक भी है। और उसी साझी विरासत को एक साथ आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ मैं आज उस पावन संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी ने बिहार में धुआंधार तरीके से रैलियों की शुरुआत कर दी है और विपक्ष की तुष्टीकरण की सियासत पर जोरदार हमला कर विकास बनाम बुर्के का एजेंडा सेट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब बिहार में धमाकेदार एंट्री की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। स्टार प्रचारक वो वहां पर है और वहां पर उन्होंने 2 रैलियां भी की, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, उसके बाद अब ये बहस करनी और ये चर्चा करनी जरूर बनती है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, और राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आज सीएम योगी पहुंचे बिहार और जिस तरीके से वो दहाड़े और जिस तरीके से उन्होंने लगातार हमला बोला, और साथ ही साथ अपने संबोधन में, अपने भाषण में एक बार फिर से बुर्के का जिक्र भी कर दिया। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ जी लगातार हमने देखा है कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, और तो और देखिए विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता हैं शरद पवार जी, उनका बयान अगर आप महाराष्ट्र चुनाव को उठा करके देखेंगे तो उन्होंने एक बयान दिया
कि महाराष्ट्र में बम्पर जीत का कारण जो है योगी नाथ जी की बयान और उनकी जनसभाएं थी। तो मतलब इतना महत्वपूर्ण बयान अगर विपक्ष के इतने बड़े नेता की तरफ से आ रहा है तो समझिए कि किस प्रकार से खलबली मची होगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ आज विकास और विश्वास की प्रमाणिक गारंटी के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अपराधियों में जिस प्रकार से खौफ है उनके नाम को लेकर के, जिस प्रकार से अपराध को तो खत्म करते ही हैं लेकिन अपराधियों को भी मट्टी में मिलाने का काम उन्होंने अपने बयान के माध्यम से कहा था, वो किया। तो आज वास्तव में जो उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो रहा है उसी को बिहार को भी वही चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज टिकट किसको मिल रहा है, साहबुद्दीन के लड़के को। क्या ये बिहार को जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, क्या उसी पुराने जो जंगल राज की संज्ञा हाई कोर्ट ने दी थी वहीं पर लेकर के जाना चाहते हैं? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, देखिए बुरखे वाली बात हो रही है, मुसलमान की बात हो रही है। जब भी किसी के अंदर अगर कोई भी अपराधी होगा तो उसका कोई मजहब और धर्म नहीं होगा, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। अब बुरखा का मतलब ये है कि भाई लोग तो बुरखा के अंदर जो है वो तो अपना शकल छुपाने का काम, अपने अपराध को छुपाने का काम करते हैं। तो उस बुरखा को उतारने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। वही बात उन्होंने वहां पर जाकर के कही है कि अगर बिहार के अंदर अपराधी बुरके के अंदर जो है कोई भी काम करेंगे, उस अपराध को भी क्षमा नहीं किया जाएगा, उस अपराधी को भी क्षमा नहीं किया जाएगा, उसको वैसे ही दंड मिलेगा जैसा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय हो रहा है। वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उनकी जनसभा के माध्यम से वो मैसेज जनता तक पहुंचा है। लेकिन उनके इस बयान के बाद अब जो राजनीतिक हलचल है वो बहुत तेज हो गई है। विपक्ष ने इस बयान को लपका है और जाहिर है विपक्ष जिस तरीके से वार पलटवार का दौर इसके बाद शुरू होता है वो अब देखने को भी मिलेगा। राहुल लाल जी, क्या लगता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जहां जहां जाते हैं, महाराष्ट्र की बात करें वहां पर बटोगे तो कटोगे का नारा लेकर वो चले थे, तमाम ह्यूज पोस्टर्स लगे थे उनके जाने से पहले। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है स्टार प्रचारकों की सूची में योगी आदित्यनाथ शामिल होते हैं, और जब वो जाते हैं और जिस तरीके से वहां पर वो गरजते हैं और दहाड़ते हैं, उसके बाद ज्यादातर जगह जीत बीजेपी की निश्चित तौर पर देखी जाती है। यहां क्या लग रहा है? श्रद्धा जी, ये बात मैं मानता हूँ, वो कई सारी जगह चुनाव प्रचार करने के लिए गए और वो आंकड़े हम लोग ले तो वहां पे उन्होंने जीत भी दर्ज कराई है। लेकिन साथ ही साथ क्या योगी आदित्यनाथ जी चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड नहीं गए थे? झारखंड भी जम के गए थे। वो तो जीत और हार की कहानी तो आगे छुपी हुई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है, योगी आदित्यनाथ जी आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बुरके के माध्यम से जो है कि कहीं कहीं घुसपैठियों को एंट्री दिलाने की तैयारी चल रही है। अब श्रद्धा जी, सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है, माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार जाते हैं, उनको घुसपैठिए याद आ जाते हैं उनको कि बिहार में बड़े घुसपैठियों का मामला चल रहा है। और इन्हीं घुसपैठियों को रोकने के लिए कि विदेशी घुसपैठिए कहीं बिहार में चुनाव में वोट ना डाल दें, एसआईआर की एक बहुत बड़ी सी प्रक्रिया भी चली। लेकिन चुनाव आयोग ने 789 पेजों का जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, उसमें भी कहीं पे भी जो है स्पष्ट नहीं हुआ कि कितने जो है कि उन्होंने वहां पे घुसपैठिए पकड़े एसआईआर के माध्यम में। अब कुछ छिटपुट जो रिपोर्टें आ रही, किशनगंज में कहा जा रहा था कि बीजेपी और तमाम दूसरे लोगों की तरफ से कि जम के विदेशी घुसपैठिए, वहां एसआईआर की प्रक्रिया में 2 विदेशी घुसपैठिए मिले हैं इनके। तो भाई कहां है, किसके ऊपर? अपने ही निवासियों को, आपके खुद के निवासी हैं, अगर वो मुस्लिम है तो उनको आप घुसपैठिया का संज्ञा दे दीजिए, तो ये नहीं चलने वाली चीज है, नंबर 1। नंबर 2, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने जो चीजें कही और यहाँ पे सौरभ जी ने जो चीजें कही, मैं उसी को आगे बढ़ा देता हूं। अब आप बताइए कि कह रहे हैं कि बिहार के 1990 से 2005 के जंगल राज को याद किया जा रहा है। अरे एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, अभी भी बिहार में अभी भी जो है कि बिहार जो है कि हत्या के मामलों में रिकॉर्ड बना रहा है, बिहार अपहरण के मामलों में रिकॉर्ड बना रहा है। 1 अक्टूबर को 2023 वाला रिपोर्ट भी आ गया एनसीआरबी का। तो उत्तर प्रदेश को मैं मानता हूं, बिहार के लोगों को यह भी पता है श्रद्धा जी, जो बिहार के लोग यूपी आते हैं और जो फिर यूपी से बिहार जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का अंतर उन्हें दिखता है कि उत्तर प्रदेश में कैसी स्थिति, बेहतर स्थिति है थोड़ी वहां से। लेकिन बिहार में 20 साल से ये लोग शासन में है, अब उसके लिए भी क्या दोष दे देंगे ये लोग कि नहीं? वो तो बीच बीच में कभी कभी जो है कि नीतीश जी जो है कि वो विपक्षी खेमे में भी चले गए। अरे कुछ महीनों का छोटा छोटा खंड वाला समय, जिम्मेवारी 20 साल में अगर बिहार अभी भी पीछे ही है, तमाम मानक पे पीछे है बिहार। मतलब कुल मिलाकर जब प्रचार के लिए बीजेपी उतरती है तो आपका कहना है कि घुसपैठियों का जिक्र जरूर होता है। और ये घुसपैठिए कौन है? सौरभ जी, यही सवाल कि घुसपैठिए कौन है? एसआईआर की जब प्रक्रिया हुई, जिसका विरोध लगातार विपक्ष ने किया, राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली और इसका विरोध किस लेवल पर हुआ ये हर कोई जानता है। लेकिन उसके बाद अब फिर से खुद जब
बीजेपी की तरफ से या फिर एनडीए की तरफ से मैं कहूँ इस तरीके से घुसपैठियों का जिक्र, तो फिर एसआईआर पे भी कहीं ना कहीं सवाल भी इस तरीके से उठ रहे हैं। देखिए श्रद्धा जी, जिस प्रकार से लगातार जो है कांग्रेस का बयान हो, विपक्ष का बयान हो, या हमारे राहुल लाल जी हैं, जब भी घुसपैठिए की बात होती है वो मुसलमानों से जोड़ देते हैं। अभी भी उन्होंने कहा मुसलमान। भाई योगी आदित्यनाथ के, अगर मोदी जी कह रहे हैं घुसपैठिया तो ये कह रहे हैं मुसलमान, अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं घुसपैठिया तो ये कह रहे हैं मुसलमान। क्या घुसपैठिए के रूप में इनको सिर्फ मुसलमान दिखाई देता है? भाई मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय मुसलमान है उसकी तो बात ही नहीं होती है कभी भी। अब निश्चित तौर पर जो घुसपैठ होती है वो बांग्लादेश से होती है। अब क्या बांग्लादेश में तो कोई, भाई साहब वहां पर राहुल लाल जी को पता होगा कि वहां पर अल्पसंख्यक समाज के कितने लोग हैं, बहुसंख्यक समाज के कितने लोग हैं। बहुसंख्यक तो मुसलमान ही है ना वहां पर। जो बंगाल के अंदर शरणार्थी बन करके रह रहे हैं उनके आंकड़े वो निश्चित तौर पर मुस्लिम है। लेकिन भारत के मुसलमानों से बार बार जोड़ देना ये विपक्ष की राजनीति होती है, और मुझे लगता है वोट बैंक के नाते वो मुसलमानों को जिस प्रकार से, या मैं कह रहा हूं कि जलील करने का काम विपक्ष की पार्टियां करती हैं वो ठीक नहीं है। देखिए निश्चित तौर पर कोई भी देश, आज अमेरिका भी घुसपैठियों को निकाल करके अब उनके देश वापस भेज रहा है। पूरे विश्व के अंदर घुसपैठियों को निकालने का काम चल रहा है। हर कंट्री चाहती है कि उसके अंदर कोई ऐसे बाहरी लोग आकर के न रहें जिनकी आबादी की वजह से उनकी आबादी का हक मारा जाए। अगर वहां पर बाहर से बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, बंगाल के अंदर शरण मिलता है, तो निश्चित तौर पर हमने देखा है ना कि कौन उनको शरण देता है। देखिए जब आसाम से उनको पलायन किया गया, भगाया गया वहां से, कहां शरण ली उन्होंने? झारखंड के अंदर। उसके बाद जनसंख्या कहां बढ़ती हुई दिखाई दी? वो बिहार के अंदर। बिहार की सरकार को एनडीए सरकार ने वहां पर काम किया तो पता चला कि भैया उसके संरक्षण में तेजस्वी यादव जी खड़े हो गए। ये जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं कि नहीं नहीं ये तो मुसलमान है, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये घुसपैठिए नहीं है। बार बार कहा जा रहा है कि बॉर्डर पार करके अवैध रूप से आए हुए व्यक्ति वो घुसपैठिए के रूप में है और उनको निश्चित तो आपका कहना है कि इसको विपक्ष अब मुसलमान से जोड़कर, विशेष समुदाय से जोड़कर देख रहा है, ये यानी कि खुद विपक्ष अब इस तरीके की राजनीति कर रहा है, यही कहना है। राहुल जी कुछ जवाब आप देना चाह रहे थे, लेकिन एक ये बड़ी बात कही है कि विपक्ष, और खासतौर पर आपका भी नाम लेके क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि घुसपैठिए क्या सिर्फ मुसलमान ही होते हैं, एक विशेष समुदाय ही होता है? किस बात को साबित करना चाहता है विपक्ष? श्रद्धा जी, विपक्ष तो कहीं से भी साबित नहीं करना चाहिए। ये साबित करने की पूरी मेहनत कौन करता है? वो भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम करता है। अभी हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र में बांग्ला भाषी, पश्चिम बंगाल के बांग्ला भाषी लोग थे, मुस्लिम थे, उनको वहां से पकड़ के जो है कि उनको बांग्लादेशी घोषित करके पूरे के पूरे वहां बांग्लादेश भेज दिया गया। फिर जांच पड़ताल में पता चला, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला और उनको सख्त रूप से कहा गया कि आप पीछे, अगर बॉर्डर से पीछे आएंगे, डिपोर्ट किया गया उन्हें गलत ढंग से। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर वो देश के भीतर आए। अभी हम लोगों ने हरियाणा में देखा, यहाँ पे गुड़गांव में, गुरुग्राम में देखा यह घटना है कि वहां पे जो बांग्लादेशी बांग्ला भाषा अगर कोई मुस्लिम बोल रहा है जो कि बांग्लादेश वो पश्चिम बंगाल के हैं, उनके ऊपर भी ये चीज लगा दे रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज एक चीज कहूं मैं श्रद्धा जी, अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं तो बीजेपी के लोगों को कहूंगा कि उनकी रैलियों की संख्या बिहार के 243 विधानसभा प्रत्येक सीटों पर उनके रैली का आयोजन कराया जाए। मुझे लग रहा है कि उनके रैलियों का जितना ज्यादा आयोजन होगा उतना ज्यादा विपक्ष को लाभ मिलेगा। दो कारणों से लाभ मिलेगा इसका। एक तो देखिए बिहार के लोग सापेक्षिक रूप से वंचन का भी मामला शिकार होते हैं। वो उनको लगता है कि भाई यूपी में लॉ एंड ऑर्डर काफी बेहतर है और बिहार में बेहतर क्यों नहीं है, जबकि हम लोगों ने भी डबल इंजन को यहाँ पे चुना है, लेकिन वो लाभ हमें नहीं मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, जब योगी आदित्यनाथ जी प्रचार के कारण सभी ये चीज बोलते हैं कि बिहार में विकास का जो है कि तूफान खड़ा हो गया है, वहां पे उन्होंने बड़ी विकास हो गई है बिहार में, तो फिर उन्हें उस समय भी लगता है कि भाई किस तरह से झूठे विकास के दावे किए जा रहे हैं। हम लोग तो अपने मूलभूत मामलों में, बेरोजगारी में हम लोग नंबर 1 है, गरीबी में, तो यानी कि क्या ये भारी पड़ने वाला है एनडीए को? आप ये कहना चाह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? मुझे तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के जितने ही चुनाव प्रचार होंगे बिहार में, उतना ज्यादा ही इंडिया अलायंस को लाभ पहुंचेगा और एनडीए को नुकसान होने वाली स्थिति बनेगी। तो यानी कि एक ये बड़ा सवाल हो जाता है कि सीएम योगी का उस चुनावी रैली में उतरना, स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर पार्टी का प्रचार करना, एनडीए का प्रचार करना, क्या वाकई में एनडीए को भारी पड़ सकता है? ये सवाल मेरा आपसे रहेगा सौरभ जी। राहुल जी इतना अच्छा विश्लेषण करते हैं, इतनी अच्छी बात बताते हैं, पता नहीं क्यों राहुल गांधी जी इनको सलाहकार नहीं अपना बना रहे हैं, पता नहीं क्यों कांग्रेस पार्टी है जो है महागठबंधन की जो इनसे सलाह नहीं लेते हैं। अब ये भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ की कितनी रैलियां, भारतीय जनता पार्टी को भी इनसे सलाह ले लेनी चाहिए। अरे भैया आप इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके पार्टी के महागठबंधन के सबसे बड़े नेता का नाम लिया मैंने, शरद पवार जी। अब क्या उनसे भी कोई ज़्यादा अनुभवी नेता है या उनसे भी बड़ा कोई नेता है? उनका बयान साफ साफ पढ़ लीजिए आप। और जो है उसमें उन्होंने कहा है कि
योगी आदित्यनाथ जी का जो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, उससे लोग प्रभावित हुए और उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा और वो सीटों में तब्दील हुआ और बम्पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। सौरभ दुबे नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये कहने वाले हैं महागठबंधन के सबसे बड़े नेता। इसलिए मुझे लगता है कि देखिए, आप हास्यास्पद रूप से कुछ भी कह दीजिए, आप टिप्पणी करने के लिए कह दीजिए कि उनकी सब जगह रैलियां करवा लो, अरे जो प्रभाव पड़ रहा है वो भी तो आप देखिए। लगातार हमने देखा है, देखिए हरियाणा का चुनाव देख लीजिए, आप जीत रहे थे और वहां पर योगी आदित्यनाथ की रैलियां होती हैं, आप हार जाते हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र में आप हार जाते हैं, दिल्ली में आप हार जाते हैं, झारखंड में आपको जीत मिली है, झारखंड में आपको नहीं मिली है। मतलब कांग्रेस को, मुझे नहीं पता आप किसके समर्थक हैं, लेकिन वहां पर जो आदिवासी नेता हैं, चूंकि जेएमएम के, वो जीत करके आई लोकल पार्टी, उसमें कांग्रेस का या अन्य दल का कोई भी सहयोग नहीं है। लेकिन वहां पर आपको उनकी कमियां दिखाई दे रही हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कमियां देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम कर दी थी, उससे भारतीय जनता पार्टी ने सबक लेते हुए रणनीति बनाई और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उपचुनाव हुए 10 में से 8 सीटें, मतलब 2 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी जीत पाई, और वो भी कुछ तो सीटें ऐसी थी जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता बोलते थे अरे भाई वहां आंख बंद कर लो, वहां तो हम जीते हुए हैं, और पता चला आंख खुली तो पता चला कि हार गए। वहां भी जो गठबंधन की बात थी वो भी नहीं हो पाई। वहां पर भी मुझे याद है कि उपचुनाव में भी सीटों को लेकर पेच जो था वो फंसा था पहले। अच्छा, एक और चीज राहुल लाल जी, हरियाणा का जब नतीजे आए थे, बहुत अच्छे से आपको याद होगा और सबको याद होगा, मैं जब डिबेट कर रही थी मैंने देखा था कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो चल दिए थे खुशी में कि जीत होगी, लेकिन आखिरी मोमेंट पे जाकर कैसे पाला पलट गया वो हैरानी वाला था। और उसके बाद फिर से तो यही कह रहे हैं, वहां पर भी स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ गए थे, इसी का जिक्र हम बार बार कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में विपक्ष रह जाए और एक बार फिर बाजी मार ले जाए और इस बार बीजेपी जो है एक बड़े तौर पर उभर कर सामने आए बिहार में? देखिए श्रद्धा जी, मैंने तो कभी पूरे कार्यक्रम में नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ जी लोकप्रिय नहीं है। मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने कहा कि कई जगह पे वो गए चुनाव प्रचार के लिए और उनके चुनाव प्रचार का भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को लाभ भी हुआ है। लेकिन हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री है, 2025 का समय है, और बिहार अभी भी विकास के तमाम मापक, तमाम सूचकांक, तमाम मापदंड, हर जगह जो है कि वो रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन सबसे निचले स्तर का रिकॉर्ड बना रहा है वो। उस स्थिति में अगर आप वहां पे योगी जी को लेके जाते, मैंने पहले भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, क्या उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का मजबूत लॉ एंड ऑर्डर है, क्या वो स्थितियां हैं अभी बिहार में? बिल्कुल नहीं है। बिहार में राजधानी पटना में जो है कि तमाम प्रकार की हम लोग हिंसा देख रहे हैं, दूसरे जगह पे हिंसा देख रहे हैं, तो वो लॉ एंड ऑर्डर की वो स्थितियां नहीं है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जो है कि यहाँ पे निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास हुए, क्या वहां पर नीतीश जी ने ऐसे कोई प्रयास किए, कोई सफलता मिली? बिहार में उद्योग गया, बिहार से पलायन रुका, बेरोजगारी घटी, ये कुछ ऐसे मामले। और मैं तो एक और तथ्य जोड़ देता हूँ श्रद्धा जी इसमें, कि देखिए बिहार में आपको 2020 के विधानसभा चुनाव याद होंगे आपको, कम से कम AIMIM के कारण से 5 सीटें वो जीते और 10 सीटों का उन्होंने नुकसान भी कराया था। उसमें इंडिया अलायंस को, विशेषकर आरजेडी को नुकसान हुआ था। वो मुस्लिम वोट बढ़ भी गए थे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी का इसी प्रकार से रैली होता और इसी प्रकार से बुरके के ऊपर वो हमला करते रहेंगे, तो मुस्लिम वोटों में जो डिवीजन होगा विपक्ष में, कुछ जनसुराज में चला जाए, कुछ जदयू ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, उधर चले जाए, कुछ दूसरे जगह पर चले जाए, वो मुस्लिम विभाग का और AIM वाले जो है लेके चले जाए, वो बंटवारा भी नहीं होगा, तो मुस्लिम वोट भी जो है सीधे सीधे इंडिया अलायंस की तरफ बिल्कुल एकजुट होकर रहेगा। चलिए, आपने मुस्लिम वोट की बात कर ली। कुछ देर पहले खबर यही थी कि भाई जेडीयू ने तो अपने सारे प्रत्याशी जो है मैदान में उतार दिए और जेडीयू ने 4 मुस्लिम जो है उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है, लेकिन इसके अलावा अब तक जो 226 उम्मीदवारों के नाम एनडीए की तरफ से ऐलान हो चुका है, उसमें सिर्फ 4 मुस्लिम ऐसे उम्मीदवार हैं। तो अब सौरभ दुबे, इसका जो है असर दिखेगा क्या? ऐसा होगा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके वोट जो है वो इंडिया अलायंस काट के ले जाएगी और कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा एनडीए को? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर हम बिहार की बात करते हैं, राहुल लाल जी बिहार की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले बिहार के सम्मान की बात करेंगे। देखिए, बिहार के सम्मान की बात जब आती है तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो है ये कह के कि बिहारी हो यहाँ से भाग जाओ,
मराठी बोलने नहीं आती, भाग जाओ, मारा पीटा जाता है। एक साउथ का नेता जो इनके गठबंधन में इंडी अलायंस के साथी है, वो कहता है कि बिहार के लोग यहाँ टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं। इस तरह की शर्मनाक टिप्पणी करने वाले लोग, इतने बड़े महागठबंधन जो इन्होंने बना रखा है इंडी अलायंस के अंदर, वो है। दूसरी तरफ इनको बिहार की चिंता हो रही है, बिहार के अंदर चिंता हो रही है तो कह रहे हैं बुर्का, भाई बुर्के की बात हो रही है, बुर्के के अंदर छुपे हुए अपराध की बात हो रही है, आप उसको मुसलमान से जोड़ दे रहे हैं बार बार। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लगातार, देखिए ये तो स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि वो उनकी जो पिच है वो उनको उसी पर बैटिंग करनी है। जदयू भी साफ साफ दिखा रही है कि भैया उनको जो वोट नहीं मिलते हैं उस पर उनको बैटिंग करनी नहीं है, उनको उन्होंने 4 कैंडिडेट उतारे हुए हैं उसमें। लेकिन जो यहाँ के मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमान हैं, उनको कृपया करके उनको जो है घुसपैठिए की संज्ञा विपक्ष के लोग ना दें, उनको अपराधियों की संज्ञा वो विपक्ष के लोग ना दें। आज मुझे लगता है बिहार के मुसलमान का अगर आप बयान सुनेंगी तो बिहार का मुसलमान यही कहता है कि भैया हम 4 पैसे कमा रहे हैं, कम से कम हमसे छिनैती तो नहीं हो रही है। पहले तो गाड़ियां शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी, पहले तो अरे सुन लो भैया, अभी बिहार में आप देख लीजिए लूटपाट छिनैती नहीं हो, देखिए अपराध हो रहा है तो पकड़ा जा रहा है, उसको सजा मिल रही है। राहुल जी, अगर अपराधी अपराध कर रहा है तो अपराध की सजा भी मिल रही है, और अपराधी के साथ जिस प्रकार से वो उसके साथ बर्ताव किया जाना चाहिए वो भी हो रहा है। लेकिन अगर आप मुसलमान की आड़ में उस अपराधी को छुपाने का काम करेंगे, अगर मुसलमान के नाम पर उस अपराधी को बचाने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि मुसलमान आपसे खफा होगा। मुसलमान जो है वो इस तरह की, अब जो है मुसलमान को आज चाहिए सशक्तिकरण, उसको तुष्टिकरण नहीं चाहिए। आप लोगों ने जिस प्रकार से, खैर आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिसके विचार आपसे जुड़े हुए वैसी पार्टियों ने लगातार मुसलमानों के साथ जो है भेदभाव किया, उनका तुष्टिकरण किया, उनका सशक्तिकरण कभी भी नहीं किया। आज बिहार के अंदर अगर नीतीश सरकार है तो मुसलमान कहता है कि हमारे मुख्यमंत्री गर्व से नीतीश कुमार जी हैं, जो हमारी आन बान शान है। ठीक है, अगर उसके अंदर बिहार के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो विकास के काम रुके हुए हैं और तेजी से होने चाहिए, उस पर एक अलग चर्चा होगी। लेकिन ये कहना कि घुसपैठिया मुसलमान है, मुझे लगता है कि ये मुस्लिम भारतीय मुसलमानों का अपमान है। और जिस प्रकार से आप अपराध को लगातार नहीं, योगी जी ने कहा कि देखिए बुर्का, कह रहे हैं बुरके के अंदर जो लोग अपराधी छुपे होते हैं, स्पष्ट तौर पे उन्होंने बयान दिया। आप कह रहे हैं बुरके के अंदर मुसलमान छुपा होता है, वो कह रहे हैं अपराध की बात कर रहे हैं, आप मुसलमान की बात कर रहे हैं। इस तरह का तुष्टिकरण जो है उससे मुसलमान परेशान हो गया है। आप ही के समय के कांग्रेस की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती थी कि मुसलमान पंचर बनाने वाला है। कांग्रेस 70 साल से रही और मुसलमान को सच्चर कमेटी बता रही थी वो पंचर बनाने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो, लेकिन इस दौरान राहुल जी, क्योंकि समय इशारा कर रहा है, इस दौरान कई ऐसी बातें हुई, क्योंकि जब बात हुई कि जब वोट डाले जाएंगे, जिस दिन चुनाव का दिन होगा, बुरके में जो महिलाएं होंगी, चेक करना जरूरी होगा कि कौन वोट डालने जा रहा है, पहचान के लिए, उस पर भी कई सवाल उठे। मतलब कुछ बातें तो ऐसी हैं जो समझ में आता है कि नहीं ठीक हो रही हैं, लेकिन उस पर भी जब राजनीति होती है तो वो कुछ समझ से परे हो जाती है बात। नहीं श्रद्धा जी, देखिए बुरके में महिलाएं पहले से भी जाती रही वोट करने के लिए, वहां पे महिला अधिकारी रहती हैं, वो उनको चेक करती हैं, बिल्कुल वो प्रक्रिया चलती है। लेकिन आप देखिए ना किस टोन में बातों को रखा जा रहा है, ये सीधे सीधे रखा जा रहा है ध्रुवीकरण, क्योंकि जानते हैं ये लोग कि 20 वर्षों में बिहार का कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए इनके पास आखिरी हथियार है कि वहां पे कुछ ध्रुवीकरण की स्थिति हो जाए, और ध्रुवीकरण ऐसा हो कि पूरा पोलराइजेशन कर दो और हिंदू सारे अपने तरफ ले जाओ। अब ध्रुवीकरण हुआ या विकास हुआ, नहीं हुआ, विकास बनाम बुरके की बात आज हो ही गई है, क्या कुछ हुआ ये तो आप बहुत कम इंतजार मुझे लगता है हम सबको करना है। 14 नवंबर को पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन उससे पहले सीएम योगी का बिहार पहुंचना, स्टार प्रचारक की सूची में शामिल होना और जिस तरीके से वो गरजे, उसका कितना असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ भारत का सवाल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।